हेलो फ्रेंड्स, मैं जोगिंदर कुमार एजुकेशन कल्चर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम अपना चैप्टर को पूरा करते हैं। कल हम दिल्ली सल्तनत ये नई एक हेडिंग के साथ हमने शुरुआत की थी और इसमें मैंने आपको 5 वंश लिखवाए थे। 5 वंश कौन कौन से थे? आप कहोगे गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। शुरुआत में हमने सबसे पहला एक हेडिंग डाली गुलाम वंश। ये गुलाम या मामलूक वंश। हमने गुलाम वंश क्यों कहते हैं, मामलूक वंश क्यों कहते हैं, ठीक, ऐबक के बारे में, ऐबक की उपाधियों के बारे में हमने जाना और दिल्ली सल्तनत के बारे में मोहम्मद हबीब ने क्या कहा, डीडी कोशाम्बी क्या कहते हैं। तो ये कल की क्लास में, पिछली क्लास में हमने जाना। आज हम क्लास 2 पढ़ रहे हैं और इसमें गुलाम वंश में ऐबक यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो यहीं से हम शुरू करेंगे जहाँ से कल हमने छोड़ा था। तो कल हमने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, ये हमारा अंतिम पॉइंट होगा। तो ऐबक के बारे में पढ़ते हैं। जब ऐबक को खरीदा गया, क्योंकि ये दास था, क्या था? दास। देखो, मैंने एक बात बताई थी, ऐबक ये जनजाति थी, तुर्की जनजाति। ऐबक क्या थी? तुर्की जनजाति थी। और ऐबक जनजाति के बारे में ये कहा जाता है कि महिला और पुरुष, ऐसी इन जनजातियों में महिला और पुरुष जो हैं सुंदर होते थे, लेकिन ऐसा नहीं, ऐबक जो है सुंदर नहीं था, ये अपवाद स्वरूप है। तो ऐबक के माता पिता गरीब थे। अब्दुल अजीज कोका को बेच दिया गया था। ये काजी हैं, एक काजी ने इनको खरीद लिया था। तो अब्दुल अजीज कोकी लिखना, कोकी। अब्दुल अजीज कोकी ने इसको खरीद लिया था ऐबक को। कहाँ से? आप कहोगे निसापुर के बाजार में। निसापुर के बाजार में। ये निसापुर कहाँ पड़ेगा? फारस यानी कि ईरान में पड़ेगा। ईरान में यानी कि फारस में पड़ेगा। तो वहां से ऐबक को बेचा गया। ऐबक को किसने खरीद लिया? अब्दुल अजीज कोकी ने खरीद लिया। काजी की मृत्यु हो गई, अब्दुल अजीज कोकी की मृत्यु हो गई। तो इसके पुत्रों ने, कोकी के पुत्रों ने आप कहोगे ऐबक को किसके हाथों में बेच दिया? आप कहोगे गोरी के हाथों में बेच दिया। किसके? गोरी के। अब गोरी ने इसको खरीद लिया। अब गोरी के और भी गुलाम हैं, जैसे एल्दोज, नासरुद्दीन कुमाचा और आप कहोगे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहां तक हमने पढ़ लिया। तो अब्दुल अजीज ने पहले खरीदा था, फिर उसके बच्चों ने किसी और को बेच दिया, यानी कि गोरी को बेच दिया। आइए, ये गजनी में इसको खरीद लिया था, है ना। गोरी ने कहाँ खरीदा था? गजनी में। अब जैसे गुलाम है गोरी का, तो कुछ काम हिल्ला भी देगा भाई, है ना, युद्ध में साथ रहेगा। तो एक अमीर ए आखुर, गोरी ने अमीर ए आखुर अमीर ए आखुर का मतलब होता है अश्वशाला का अध्यक्ष या प्रधान। अश्वशाला का अध्यक्ष या प्रधान किसको बनाया? आप कहोगे ऐबक को बनाया। किसने? गोरी ने बनाया। तो ध्यान रखना, अमीर ए आखुर यहीं से स्टार्ट हो रहा है। दिल्ली सल्तनत में अमीर ए आखुर का पद, जब मैं आपको हमारा चैप्टर जैसे जैसे धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा, तो जब मैं प्रशासन आपको पढ़ाऊंगा या कुछ ऐसे अध्यक्ष पद होंगे या कोई विभाग होगा,
तो मैं आपको सारे के सारे वो लिखवा दूंगा, लेकिन जैसे जैसे हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो उसको हम यहाँ भी हम एक बार रिवाइज कर लेंगे, फिर बाद में सारों को एक साथ देख लेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो अमीर आखुर, तो अमीर आखुर का मतलब क्या है? अश्वशाला का प्रधान। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि पेपर में एक ऐसा ही पूछ सकता है आपसे कि अमीर आखुर क्या होता है। तो अमीर आखुर आप कहोगे सॉरी, तो ये एक अश्वशाला का प्रधान था। आइए आगे बढ़ता हूं। गौरी ने क्या काम करा? जब 1192 ईस्वी में ठीक तराइन का युद्ध जीत लिया और 1194 में आप हो गए चंदावर का युद्ध जीत लिया, तो गौरी ने क्या काम करा? भारतीय प्रदेशों का सूबेदार बना दिया। ठीक, आप कहोगे लगभग अगर तराइन के युद्ध से ही बना दिया गया था, 1192 से लेकर 1192 से लेकर आप कहोगे 96 तक ये बना दिया था भारतीय प्रदेशों का सूबेदार। तो मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, ये शब्द है इक्तादार व्यवस्था। भारतीय प्रदेशों का सूबेदार बना दिया गौरी ने ऐबक को। तो ध्यान रखना, गौरी ही वो व्यक्ति था जिसने भारत में इक्तेदार व्यवस्था शुरू की। लेकिन आप कहोगे इक्तेदार व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से इल्तुतमिश ने इसको लागू करा था। हालांकि इक्तेदार में यहाँ से अगर यहाँ गौरी शासक के रूप में यहाँ शासन करता और कहीं किसी प्रदेश में ऐबक को इक्तेदार बना देता, तो यहाँ से आप कहोगे गौरी को वास्तविक हम संस्थापक मान सकते थे। लेकिन यहाँ से संस्थापक कौन होगा? इक्तेदार व्यवस्था का इल्तुतमिश होगा। ध्यान रखना, वास्तविक जब आ जाएगा मासिक तो इल्तुतमिश होगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो क्या बना दिया गया था? यहाँ से भारतीय प्रतिनिधित्व के रूप में बना दिया गया था। किसको? ऐबक को बना दिया था। आइए आगे बढ़ो। पानी रखा है वैसे? आइए 1206 से लेकर आप कहोगे 1210 तक ऐबक जो है, ये गुलाम वंश तो 1206 से लेकर 1290 तक रहेगा, लेकिन ऐबक जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 से लेकर 1210 तक शासक के रूप में रहेगा। और जब 1206 में ये लाहौर का शासक बनता है, वहाँ का लाहौर का शासक बनता है। और मैंने 3 दास इसके बताए, एक तो यलदोज, ये यलदोज गजनवी में शासक या गजनी में शासन कर रहा था। ठीक, आप कहोगे नासरुद्दीन कुबाचा जो है, आप कहोगे सिंध पर यहाँ से शासन कर रहा है। और लाहौर में कौन? ऐबक शासन कर रहा है। और ध्यान रखना, दोनों ही प्रतिद्वंदी हैं ऐबक के। यहां से कुबाचा से क्या काम करा? कुबाचा से तो अपनी बहन का ब्याह कर दिया, यानी कि सिस्टर से विवाह कर दिया, यानी कि जिज्जा जी बन गए। तो जिज्जा जी बन गए तो प्रॉब्लम सोल्व होगी। एक तो मैं कहा चलो ठीक है, अपने फेवर में आ गया। बचा कौन सा? यलदोज गजनवी में, यहाँ से गजनवी पर एक आक्रमण करता है ख्वारिजम शाह। उस दौरान ख्वारिजम शाह, यहाँ से गजनी पर आक्रमण कौन करता है? ख्वारिजम शाह। तो गजनी को जीत लेता है और यलदोज भागकर पंजाब आ जाता है। भागकर कहाँ जाता है? भारत में यहाँ से पंजाब आ जाता है। कौन?
आप कहोगे ये यल्दोज जो है। आगे पढ़ते हैं। अब गजनी जो है ये खाली हो गया उस दौरान, गजनी कहाँ हो गया, खाली हो गया। यह गजनी कहाँ पड़ेगा, ये अफगानिस्तान में पड़ेगा। तो जब गजनी वहां से खाली हो गया तो ऐबक जो है, ऐबक की यहां प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हुई। ऐबक ने क्या काम करा, ये पहुंच गया गजनी। कहां पहुंच गया, गजनी पहुंच गया ऐबक। अब ये 40 दिन तक शासन करता है वहां से, 40 दिन तक शासन करता है। कौन, ऐबक। लाहौर को छोड़कर कहां चला गया, गजनी चला गया। तो जब 40 दिन तक इसने शासन करा तो वहां की जनता इस ऐबक से मोह भंग हो गया। तो फिर वो वहां से भागकर फिर तुरंत यहीं लाहौर आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहां से ऐबक का सूबेदार है एक बंगाल में। बंगाल में ऐबक के समय में यहां से बंगाल को अपने साम्राज्य में मिला लिया, अपने साम्राज्य में मिला लिया और अली मर्दान को सूबेदार बनाया। क्या बनाया, सूबेदार। किसको, अली मर्दान को। हालांकि मैं बात करूंगा 1202 की बात करूंगा और कुतुबुद्दीन ऐबक का दास होगा बख्तियार काकी। बख्तियार काकी जो है बंगाल और बिहार पर आक्रमण करेगा। मैं बात कर लेता हूं। बख्तियार काकी जो है बंगाल एवं बिहार को जीत लेता है, बंगाल एवं बिहार को जीत लेता है और नदियां पर अपना अधिकार कर लेता है और लखनौती को अपनी राजधानी बनाता है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने यहां से आप कहोगे ओदंतपुरी विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय, इन तीनों को तहस नहस कर दिया। किसने, बख्तियार काकी ने। बख्तियार काकी कौन था, आप कहोगे ऐबक का गुलाम था, ऐबक का। तो उसने बंगाल और बिहार को अपने जीत लिया और नदिया पर अपना अधिकार जमा लिया और वहां की राजधानी आप कहोगे लखनौती बनाई और लखनौती में ही अपना एक फतवा जारी करता है वही लखनौती में ही। और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय जो गोपाल ने बनाया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये पाल वंश के शासकों ने बनाया था और नालंदा विश्वविद्यालय आप कहोगे गुप्तों में कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना तीनों को तहस नहस कर दिया बख्तियार खिलजी ने कर दिया, बख्तियार खिलजी ने कर दिया। बंगाल का उस दौरान शासक हुआ करता था लक्ष्मण सेन, एक बहुत बड़ी उपाधि तो धारण करता था लेकिन आप कहोगे बख्तियार खिलजी से डर के भाग गया। सेन वंश का शासक था लक्ष्मण सेन जो बंगाल में शासन कर रहे थे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूं, ऐबक ने एक मस्जिद बनवाई थी। मस्जिद कहाँ, दिल्ली में। दिल्ली में एक मस्जिद का निर्माण करवाता जिसका नाम है कुव्वत उल इस्लाम। ये मस्जिद का निर्माण, भारत में पहली मस्जिद निर्मित हो रही है, भारत में पहली मस्जिद निर्मित हो रही है। ठीक आप कहोगे दिल्ली में, किसके पास है, कुतुब मीनार के पास पड़ेगी ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। और आगे चलकर ध्यान रखना, अगर ये मस्जिद बन गई है, ये मस्जिद अगर बन गई है तो एक दरवाजा बनेगा जिसको अलाउद्दीन खिलजी बनाएगा, जिसका नाम होगा अलाई दरवाजा। इस अलाई दरवाजा का निर्माण ठीक आप कहोगे अलाउद्दीन खिलजी करता है।
और पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा आया कि अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने तो किया, ये किसके प्रवेश के लिए था, ये किसके प्रवेश के लिए था? तो वहां से आपको मस्जिद के पास, इस कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के पास कुतुब मीनार भी होगी और ऑप्शन में, और आपको ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भी होगी, कुतुब मीनार भी होगा और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भी होगी। तो उसमें कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के लिए रास्ता यानी कि द्वार बनाया गया, दरवाजा बनाया गया। ये आगे चल कर और आगे डिटेल में बात करेंगे। ठीक, ध्यान रखना, 1 नंबर का सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में भी आया था 2021 में। आगे बढ़ते हैं। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करा दिया? आप कहोगे ऐबक ने करा दिया। ठीक, और एक 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका भी निर्माण आप कहोगे ऐबक ने करा था। ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा ऐबक ने करा था। ये कहाँ से पड़ेगा भाई? आप कहोगे अजमेर में पड़ेगा। अजमेर में, अजमेर में चौहान शासक होंगे जिसका नाम है विग्रह राज चतुर्थ। विग्रह राज चतुर्थ, विग्रह राज चतुर्थ जो होंगे, और इनका एक और नाम है विग्रह राज बिसल देव। इनका एक और नाम बिसल देव, बिसल देव। तो बिसल देव ने ये संस्कृत विद्यालय बनाया था पहले, संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय बना हुआ था ठीक अजमेर में। इस संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़कर ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। 2.5 दिन का। आज भी आप जब जाओगे 2.5 दिन का झोपड़ा देखने, तो वहां अवशेष संस्कृत विश्वविद्यालय के पाए जाएंगे जो विग्रहराज चतुर्थ बिसल देव ने बनवाया था, यानी कि चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था। आप जब भी कभी जाओ तो उसके अवशेष आपको दिखाई देंगे, किसके? संस्कृत विश्वविद्यालय के अवशेष वहां आपको दिखाई देंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अजमेर में ही आप कहोगे मेड़ों ने विद्रोह करा था, है ना? अजमेर में मेड़ थे, मेड़ों ने आप कहोगे विद्रोह करा था। तो इसको दबाने का काम ऐबक ने करा था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कोलाई, ये आप कहोगे कोलाई, कोयल करना है इसको, कोयल को, ये अलीगढ़ है, अलीगढ़ को इसने जीत लिया था। अजमेर में तो मेड़ों ने विद्रोह करा था, उसको दबाने का काम करा। कोयल अलीगढ़ को जीत लिया। ठीक, एक है परमर्दी देव शासक, चंदेल परमर्दी देव शासक हैं ये, चंदेल परमर्दी देव शासक। चंदेल परमर्दी देव जो शासक हैं, ये शासन कर रहे हैं कालिंजर और एक महोबा पड़ेगा, महोबा एवं खजुराहो। तो खजुराहो को, कालिंजर को, महोबा को और खजुराहो को जीत लिया था चंदेल शासक परमर्दी देव से। ये तीनों क्षेत्र जीत लिए थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये ताज उल मासिर, ये किसकी किताब है? ताजुल मासिर जो है,
ताजुल मासुर आप कहोगे हसन निजामी की किताब है। इसकी हसन निजामी की, हसन निजामी की किताब है। तो हसन निजामी कहते हैं कि ऐबक ने एक तो दिरहम और एक सिक्का और था दिनार, ये 2 सिक्के चलाए थे ऐबक ने। लेकिन हसन निजामी इस बात को तो बता देता है कि ऐबक ने दिरहम और दिनार नाम के सिक्के चलाए, लेकिन कभी मिले नहीं, इनके अवशेष हमें पाए नहीं गए। केवल इस बात को एक ही व्यक्ति बताता है, वो है हसन निजामी। हसन निजामी आप कहोगे ऐबक के समय का इतिहासकार था, ऐबक के समय का। आइए आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। ये एक और इतिहासकार है जिसका नाम है फक्र ए मुदबीर। फक्र ए मुदबीर, फक्र ए मुदबीर। 1206 में इन्होंने ऐबक के समय में एक किताब लिखी जिसका नाम है, फक्र ए मुदबीर ने लिखी 1206 में, जिसका नाम है सजरा ए हंसब, सजरा ए अंजब लिखना, सजरा ए अंजब। ठीक, ये किताब लिखी किसके समय में? ऐबक के समय में। लेकिन फक्र ए मुदबीर ने एक किताब बहुत इंपॉर्टेंट है जो इल्तुतमिश के समय में लिखी गई थी, जिसका नाम है आदाब उल हर्ब। ये किताब लिखी थी फक्र ए मुदबीर ने। और ध्यान रखना, फक्र ए मुदबीर ऐबक के समय में पहला वजीर था। पहला वजीर कौन था? आप कहोगे फक्र ए मुदबीर ऐबक के समय में पहला। और इतिहासकार भी बन रहा है। 1206 में सजरा ए अंजब एक किताब लिखी ऐबक के समय में, और आदाब उल हर्ब आप कहोगे इल्तुतमिश के समय में लिखी गई ये किताब उसी को समर्पित है। ध्यान रखना, वजीर तो किसके काल का है? पहला वजीर आप कहोगे ऐबक के काल का है। और 1206 में सजरा ए अंजब भी किताब लेखक जो लिखा है आप कहोगे ऐबक के समय का है, और आदाब उल हर्ब इल्तुतमिश के समय का है। अब बात कर लेते हैं 1210 की बात। 1210 में ऐबक जो है, एक खेल होता है चौगान खेल। चौगान खेल खेलते हुए ये घोड़े से गिर जाता है ऐबक जब घोड़े से गिर जाता है तो वहीं इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी के साथ यहाँ से आप कहोगे गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसकी मृत्यु हो जाएगी। और केवल 1206 से लेकर 1210 तक इसका शासनकाल रहा।